नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज हम बात करेंगे मोहम्मद इकबाल की, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस से हटा दिया गया है। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले उर्दू और फारसी के मशहूर कवि इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस से बाहर कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने कुछ सदस्यों की असहमति के बावजूद 4 साल के एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने जैसे कुछ विवादास्पद प्रस्तावों सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि परिषद ने बीए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल पर लिखे गए एक अध्याय को खत्म करने सहित कई पाठ्यक्रमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिस पर कार्यकारी परिषद अंतिम फैसला लेगी। शुक्रवार से शुरू हुई बैठक शनिवार दोपहर तक चली। परिषद ने 4 साल के एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के साथ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कार्यक्रम को बदलने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। अकादमिक परिषद के 6 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ असहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में शिक्षकों से कोई राय नहीं ली गई। परिषद ने राजनीतिक विज्ञान सिलेबस से पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल पर एक अध्याय को हटाने का भी प्रस्ताव पारित किया। अविभाजित भारत के सियालकोट में 1877 में जन्मे इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा लिखा था। उन्हें अक्सर पाकिस्तान का विचार देने का श्रेय दिया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि आधुनिक भारतीय राजनीति विचार नाम का अध्याय बीए के 6 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह मामला अब विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो अंतिम फैसला लेगी। अकादमिक परिषद के एक सदस्य ने कहा, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में बदलाव के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव के अनुसार इकबाल पर एक अध्याय था जिसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है। अकादमिक परिषद की सदस्य माया जॉन ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदस्यों की असहमति के बावजूद एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम पारित किया गया। हम हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। माया जॉन उन सदस्यों के समूह का हिस्सा थी जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ असहमति जताई थी। ITEP अब BELED कार्यक्रम की जगह लेगा, जिसे 1994 में पेश किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय था जिसका अपना एकीकृत 4 वर्षीय कार्यक्रम था। तो असहमति जताने वाले सदस्यों ने तर्क दिया है कि ITEP पर NCTE की अधिसूचना को सीधे अकादमिक परिषद में लाने के दौरान पाठ्यक्रम समिति और शिक्षा संकाय को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। अकादमिक परिषद के सदस्यों के एक वर्ग ने भी इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के समूह आकार में वृद्धि शिक्षण प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली है। तो सारे जहां से अच्छा लिखने वाले उर्दू और फारसी के मशहूर कवि इकबाल को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सिलेबस से बाहर कर दिया है। किसने किया स्वागत और किसने किया विरोध, इसी के साथ पहलुओं को भी हम समझेंगे। तो कई खास मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ मनोज दीक्षित, पूर्व कुलपति, अवध विश्वविद्यालय, जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर लाल बहादुर, जो कि इतिहासकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच अब से कुछ देर बाद मुस्लिम स्कॉलर असलम बेग भी जुड़ेंगे। दीक्षित जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। पाठ्यक्रम में किसी बदलाव को परिषद के समक्ष लाने से पहले और लाने के बाद बहुत से विमर्श होते हैं, बहुत से विचार होते हैं, एक प्रोसेस होता है। प्रस्ताव के समर्थन में तर्क दिए जाते हैं, विरोध में तर्क दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम में हुए इस बदलाव को लेकर विश्वविद्यालय का क्या तर्क हो सकता है? देखिए, पहला तर्क तो बहुत ही साधारण सा है कि ये कहना ही गलत होता है किसी भी विश्वविद्यालय में सिलेबस को बदलने का अधिकार अध्ययन परिषद को ही होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज को ही होता है।
इसके बाद सारी बॉडी उससे ऊपर आती हैं जो उसकी रेटिफाई करती हैं, ऑब्जेक्ट करती हैं या रिटर्न भी करती हैं सारी चीजों पे। और सबसे छोटी इकाई बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है जहाँ से ये प्रस्तावित होता है, फिर फैकल्टी बोर्ड जाता है जो कि बहुत बड़ी बॉडी होती है, फिर एकेडमिक काउंसिल जहाँ से ये अप्रूव हुआ है वो सबसे बड़ी बॉडी होती है जिसमें विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर होते हैं। उसके बाद रीडर्स भी, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिप्रेजेंटेशन होता है, संघों का रिप्रेजेंटेशन होता है। एकेडमिक बॉडी में सबसे बड़ी बॉडी एकेडमिक काउंसिल है। और हम ये कहें कि ये पूरी की पूरी बॉडी मौन रही, इसने कोई विमर्श नहीं किया और अब बाहर में कर शोर मचाएगी, तो ये राजनीतिक, इसके अंदर कोई भी तार्किक व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात पे बाद में चर्चा कर सकता हूँ कि ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, उपादेयता है या नहीं है, इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये एक विषय की बात है। लेकिन प्रक्रिया के रूप में किसी भी विश्वविद्यालय में ये जब चारों बॉडी से निकल कर जाके प्रस्ताव जाता है तो ये इससे ज्यादा व्यापक विचार विमर्श तो कभी नहीं हुआ, रखते समय भी नहीं हुआ होगा। आज हटाते समय भी जितना विमर्श हुआ है उसका रखते समय भी नहीं हुआ होगा। छोटी सी बॉडी ने प्रस्ताव किया और बाकी बॉडी ने रेटिफाई कर दिया उसको, और ये सामान्य रूप से हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे ही सिलेबस बनते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इस बीच में विमर्श ऐसे आने लगे हैं कि कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए कहा जाता है, वो जरूरी नहीं है कि उनको रखा ही जाए। ठीक है, लेकिन चर्चाएं इस पूरे सब्जेक्ट को हम आगे भी आपसे समझेंगे, लेकिन प्रोफेसर लाल बहादुर जी, एक पक्ष ये भी है कि रचनाओं से अलग मोहम्मद इकबाल की वैचारिक तारीख तो पाकिस्तान के ज्यादा करीब है, फिर भारतीय राजनीतिक विचार के तहत उनके पॉलिटिकल थॉट को पढ़ाने की जरूरत क्या है? पाठ्यक्रम में हुए बदलाव पर आपकी क्या कुछ राय है? मेरी राय के हिसाब से इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में ही सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात किया था और वहीं से पाकिस्तान की कल्पना हुई थी। हमारे समझ से भारत आजाद होने के बाद ही इकबाल को वहां से हटा देना चाहिए सिलेबस से। अब ये पहल इसलिए हुई है कि वो क्या कहते हैं, सोच थोड़ी सी बदली है लोगों की कि गलत चीजों को हटाने के लिए, इसलिए ये हटाया जा रहा है। लेकिन इसको बहुत पहले ही हटा देना चाहिए कि पाकिस्तान आज जो हमारा सरदर्द बना हुआ है, इसकी कल्पना इकबाल ने ही किया था। उसकी जब आइडिया बदल गई सारे जहां से अच्छे वाली, तो उसको उसी वक्त हटा देना चाहिए था सिलेबस से, और यही कारण है कि इसके सारे लोग सहमत है कि इकबाल को हटाया जाए। ठीक है दीक्षित जी, विश्वविद्यालयों की अपनी व्यवस्था है, देश के सबसे अच्छे दिमाग उस व्यवस्था का हिस्सा हैं, फिर उसके हर निर्णय को पॉलिटिकल परसेप्शन से प्रमाणित करने का जो चलन बना है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसको ये देख सकता हूँ कि जिस तथाकथित स्थापित विचारधारा जो कि लगभग 65-70 साल इस देश में रही, जब उस व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार का समय प्रारंभ हुआ 2014 से मैं स्पेसिफिकली कहूँ, तो जब पुनर्विचार की परंपरा प्रारंभ हुई तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक तथ्य सामने आए जो कि भारत के इतिहास में लिखे ही नहीं गए, जिसको अनसंग हीरोज हम कह सकते हैं। और ये एक बड़ा अपराध हम लोगों ने एकेडमिक अपराध किया है, मैं इसमें शामिल करता हूँ अपने आप को जी। मैं यहाँ लखनऊ में एक छोटा सा काम हम लोग कर रहे हैं, आजादी के उन अनसुने अनकहे इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हम इतिहास में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम पिछले 6 महीनों के अंदर हमारे पास 500 से अधिक कहानियां, प्रामाणिक कहानियां हमारे पास आई हैं जो कि इतिहास में इनका स्थान नहीं दिया गया। कारण सिंपल है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वे इतिहास से बाहर हो गए, जिन्होंने अंग्रेजों को हराया वे इतिहास से बाहर हो गए। और आजादी के बाद से 65 साल तक हमने इतिहास को बिल्कुल भी बदलने की और पुनर्समझने की कोशिश नहीं की जी। हम जानते हैं क्या कि पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाला एक हिंदू था, जिन्ना ने इस हिंदू से कहा था कि हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना लिखो। उस कौमी तराने को ठीक 18 महीने बाद जिन्ना के हट से ही, जिन्ना के जाते ही बदल दिया गया। 18 महीने में ही उन्होंने अपना करेक्शन कर लिया, उन्होंने हिंदू का लिखा हुआ नहीं चाहिए था। और हम उस व्यक्ति के लिखे हुए तराने को गा गा कर कह रहे हैं, उस व्यक्ति को पढ़ रहे हैं जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान की अवधारणा को इस देश में बोया जी, जो बीज है उस धारणा का जिसने इस देश के टुकड़े किए। और हम उल्टा पढ़ा रहे हैं। सावरकर ने ट्रू नेशन थ्योरी दी और इकबाल ने क्या दिया,
सावरकर को इतिहास से हटा दो, इकबाल को पढ़ाते रहो। ये कौन सा इतिहास पढ़ाने की तरीके हैं? ठीक है, असलम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असलम जी, डीयू की परिषद में लिए गए फैसले पर आपका क्या मत है, सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आपके चैनल को बहुत बधाई कि आपने मुझे इस चैनल पर मौका दिया है। जी शुक्रिया। सही बात है, जो आज डीयू ने जो निर्णय ले रहा है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल को सिलेबस से हटा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये हटाने से कुछ नहीं होना। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो देशभक्ति में जितनी भी नज़में लिखा, आज भी वो हर लोगों के जहन में है। और डॉक्टर इकबाल ने जो लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, निश्चित ही ये हमारा गुलसिता दुनिया में अद्भुत है, इसका जोर का कोई मिसाल नहीं है। अब रही बात के नाम हटाने से जो से हटाया जा रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बेकार की बात है। दीक्षित जी, जो असलम जी कह रहे हैं, सहमत हैं आप उस पर? उनकी अच्छाई को अपने आप में आत्मसात करना चाहिए, ना कि हमको उनके गुण को। ठीक है जी, हम कह रहे हैं असलम भाई अपना व्यू रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। मैं ये नहीं कहता कि हमने मोहम्मद इकबाल को अपने जहन से हटा दिया है, वो हमने एकेडमिक सिलेबस से बाहर किया है। क्या हमने, अगर हम इसी लाइन पर चल रहे होते तो क्या हमने रफ्तान को हटा दिया, क्या हमने सूद को हटा दिया, क्या हमने कबीर को हटा दिया, क्या हमने जायसी को हटा दिया? हमने किसी को नहीं हटाया, हम किसी को हटाना चाहते भी नहीं। लेकिन जो देश को विभाजित करने की व्यवस्था में शामिल हो, उसे 75 वर्ष तक पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हमने उनको 1947 से बाहर कर दिया, पढ़ाया है, पुनर्विचार किया है, और ये पाया गया है कि उसके स्थान पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिनको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए इकबाल को ड्रॉप करते हैं, अन्य लोगों को ऐड करते हैं, बिल्कुल, ताकि अन्य लोगों के बारे में भी देश की युवा पीढ़ी समझ सके, क्योंकि इकबाल के बारे में तो सभी जानते हैं। और जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि सिर्फ किताब से हटा रहे हैं, दिल से नहीं हटा रहे हैं। जिस पेपर में बदलाव हुए हैं उसका टाइटल है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार। यह पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। प्रश्न ये उठता है कि जिन इकबाल के विचारों को आइडिया ऑफ पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, उनके पॉलिटिकल थॉट को इस पेपर के तहत पढ़ाया जाना कितना तर्कपूर्ण है? देखिए, तर्कपूर्ण ये माने के लिए अभी आधुनिक शिक्षा की अगर बात हो रही है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बातें हो रही है, जो घटनाक्रम है, जो हालात आए हैं, जो राजनीति के बीत रहा है, उनको लाया जाना में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर रही बात डॉक्टर इकबाल साहब का, तो डॉक्टर इकबाल साहब की जो बात पढ़ाई जा रही है, लोगों के जहन में दिया गया है, तो वो समझिए एक पहले से वो किताब में डाला गया है ताकि लोगों को जानकारी हो, और उनके जीवन के परिचय को जानना या उनके द्वारा जो नज़्म लिखी गई है उनको में समझना, ये अच्छी बात है। आप किसी भी जाति और समुदाय के देखा जाना चाहिए। ज्ञान और जो विज्ञान की वाहिकाएं हैं, बातें हैं, वो हर उसके लिए उनका जो फाउट रहा है, जो पॉलिटिकल फाउट है, उसके अंदर नहीं है। मुसलमान उसके पक्ष पर होते तो यहाँ से लोग चले गए होते, लेकिन हम लोग उनकी बात को भी कहते हैं, छोटा सवाल की बात को भी हम लोगों ने नकारा था। इसलिए हम लोग इस पॉइंट पर जो उनका जो अपना पॉलिटिकल थाउट है, उसके प्रति हमारी सहमति नहीं हो सकती। हमारी सहमति इस बात पर है कि अगर वो उनके द्वारा जो नज्म है और उनके द्वारा जो ज्ञान विज्ञान की बात कही गई है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। लेकिन हम उनके ये पक्षधर नहीं है जो पक्ष वो चाह रहे थे कि हम भारत को विभाजन करके वो अलग मुल्क चाह रहे थे, तो हम ना तो इनके पक्षधर हम रहे या पूर्वज रहे। और इंशाअल्लाह हम लोग कभी उनके इस विचार को अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते कि वो जिस तरह से सोचा था। हम तो समझते हैं कि मिस्टर अली जिन्ना और चाहे वो अल्लामा इकबाल की वो सोच अलग भारत को तोड़ करके अलग देश बनाया था। मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दुखद घटना अगर है और जिन्ना के प्रति नफरत हो, तो मेरा सबसे बड़ा नफरत ये होना चाहिए कि उन्होंने मेरे देश को बांटा और एक अलग देश बना लिया। भारत के मुसलमानों को
अगर अपना समझता तो आज वो हमें छोड़ के वहीं नहीं जाता था। इसलिए हम लोग उनके विचार को ना माने और ना इंशाल्लाह हमारे नस्ल में कभी उनको मानेगा। जी ठीक है, लाल बहादुर जी ठीक है सर, सबसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इकबाल को इतिहास की नजर से आप कहाँ देखते हैं? उनको सबसे बड़ी बात है कि उनकी आइडिया जो पहले थी वो आइडिया तो ठीक थी सारे जहां से अच्छा, लेकिन जब से उन्होंने इलाहाबाद में उन्होंने जो एक स्पीच दिया सेपरेट स्टेट का, तभी से उनको लोग डिसलाइक करने लगे हिंदुस्तान में। और ये आजादी के बाद उनको भारतवर्ष में किसी तरह से पढ़ना पढ़ाना या सम्मानित करना ये एक वर्ग के द्वारा अच्छा नहीं माना जाता था, और जो आज उभर कर सामने आया है सिलेबस से हटाने की बात आई है। जी आखिरी सवाल दीक्षित जी मेरा आपसे है, विद्वानों के अरबी फारसी नाम देखकर एक तरह का प्रत्याशित भय या पूर्वाग्रह जो है वो सामने आता है, इसका क्या कारण है? मैं नहीं मानता इस बात का कि मैं लखनऊ में रहता हूँ जहाँ उर्दू अरबी और फारसी तीनों लिखी पढ़ी बोली और समझी जाती है, और हमने भी बहुत कोशिश की है कि अपनी जो लाइब्रेरीज हैं उनमें जो आप बिलीव नहीं करेंगे इतने सुंदर ग्रंथ छपे हुए हैं हमारी लाइब्रेरीज में जिन्हें अंग्रेजों ने बैन किया था कि उन्हें किसी और भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। और दुर्भाग्य देखिए कि 75 वर्ष हो गए हैं, अब तक ट्रांसलेशन नहीं हुए हैं। जिन जिन पुस्तकों का ट्रांसलेशन करते हैं नया इतिहास खुलकर सामने आता है। आप बिलीव करेंगी हम उत्तर प्रदेश के इतिहास में बेगम हजरत महल को पढ़ाते हैं, क्योंकि बेगम हजरत महल पाल ने जो संघर्ष किया आजादी के लिए वो अद्भुत था। लेकिन हमें दुख तब होता है जब राणा बेनी माधव को हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने एक्चुअली अंग्रेजों को रोक दिया था लखनऊ तक पहुंचने के लिए, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक अंग्रेज को हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वे उन्नाव को क्रॉस कर पाते। लेकिन हमने इतिहास में राणा बेनी माधव को नहीं पढ़ाया क्योंकि उन्होंने हराया। हम पढ़ाते उनको हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की, वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो इतिहास की दृष्टि बदलने में कोई इजिप्ट ने बदली, टर्की ने बदली, दुनिया में हर देश ने अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को बदला है, अपने सापेक्ष बदला है। आपको भी अधिकार है कि आप अपने दृष्टि को बदलें। इकबाल ने जब वो नज्म लिखी थी और खूबसूरत नज्म लिखी थी, वो आज भी कौमी तराने के रूप में कही जाती है और कही जाएगी आगे चल करके। उस नज्म से किसको इनकार हो सकता है? लेकिन आप क्या बिलीव करेंगे कि जब पाकिस्तान के लिए वोटिंग हुई भारत में तो सबसे ज्यादा वोटिंग लखनऊ और पटना से हुई, और ये लखनऊ और पटना से 5% लोग भी नहीं गए। यानी जिन लोगों ने वोट किया, सही आपने कहा, बच्चा इस नज्म को जानता है, गुनगुनाता है, लेकिन ऐसे में और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि उनके बारे में भी हमारी युवा पीढ़ी बच्चे समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।